आज की क्लास में हम रेलवे एनटीपीसी की जो पीवाई की क्वेश्चन है उन पर चर्चा करेंगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो मानव शरीर में कौन सा अंग ब्लड पंप करता है। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि ब्लड पंप कौन करता है। तो सभी जानते हैं कि जो ब्लड पंप करता है हमारे शरीर का वो होता है हृदय। आपको याद रखना है। तो हृदय, अब हृदय के बारे में कुछ जानते हैं। तो जो हृदय है ब्लड पंप करता है, इसके हमारे शरीर में कितने चैम्बर होते हैं? ये 4 चैम्बर्ड हमारा हृदय होता है। ये एक हमारी बंद मुट्ठी के आकार का होता है। आपको याद रखना है। फेफड़े, फेफड़े का जो कार्य होता है आप सभी जानते हैं। फेफड़े हमारे श्वसन में कार्य करते हैं। किस में करते हैं? ये हमारे श्वसन में कार्य करते हैं फेफड़े। यकृत, यकृत के बारे में आप जानते हैं। ये हमारे शरीर का जो सबसे बड़ा अंग भी इसको कह सकते हैं। ये आंतरिक अंग भी है। और गुर्दा, किडनी, किडनी का काम आप सभी जानते हैं। इसका काम क्या होता है? रक्त को शुद्ध करना। ठीक है। और हमारा जो शरीर है उसके अंदर जो नमक है उसको भी संतुलित करना और जल को भी संतुलित करना। अधिक मात्रा में यदि गुर्दे जल को एक्सक्रीज कर देते हैं तो उससे डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। तो ये सब कंट्रोल किसके द्वारा होता है? गुर्दे, जैसे किडनी कहते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए जाइलम, बी फ्लोएम, और सी है आपका क्लोरोप्लास्ट, डी है आपका कोशिका भित्ति। तो अभी चारों पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो परिवहन के लिए जो कार्य करता है भोजन, जो भोजन होता है उसका परिवहन किसके द्वारा होता है? तो आपको याद रखना है ये फ्लोएम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाकी के जो ऑप्शन है उनको भी डिटेल में देखते हैं। जाइलम, जाइलम का कार्य क्या होता है? तो आप बताएंगे जो जाइलम होता है पौधे के शरीर में, ये जो जल होता है, पौधे क्या लेते हैं? जड़ों के द्वारा जल लेते हैं। जल का परिवहन करना जाइलम का कार्य होता है। आपको याद रखना है। फ्लोएम, फ्लोएम अभी बताया कि पत्तियां जो भोजन बनाती हैं, मान लीजिए ये पौधा है, इसकी जो पत्तियां भोजन बनाएंगी, इस भोजन का संपूर्ण शरीर में परिवहन करने का काम फ्लोएम का होता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है आप जानते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं, जो पत्तियां भोजन का निर्माण करती हैं वो क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में करती हैं। तो क्लोरोप्लास्ट किस में कार्य में आता है? ये भोजन जो निर्माण होता है, भोजन निर्माण में किस में? आपको याद रखना है भोजन निर्माण में कौन कार्य में आएगा? क्लोरोफिल। और कोशिका भित्ति होती है, आपको याद रखना है, जो पादप होते हैं, पादप की सेल के ऊपर चारों ओर आवरण होता है वो कोशिका भित्ति का होता है। परंतु जो जंतु कोशिकाओं में ये कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का जो रासायनिक सूत्र है वो सभी जानते हैं, H2O। किसका रासायनिक सूत्र होता है? ये जल का या पानी का। CO2 इसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, O2 इसे ऑक्सीजन कहते हैं, H2 इसे हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है। तो हमारी पेरियोडिक टेबल में सबसे जो पहला एलिमेंट तत्व है वो क्या है? हमारा हाइड्रोजन है। और ये जल आप जानते हैं, ये जल को क्या बोलते हैं? इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट। जल को क्या कहते हैं? इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है किस गैस को जीवन का गैस भी कहा जाता है? यानी कौन सी गैस हमारे जीवन के लिए आवश्यक है? तो आवश्यक आप सभी जानते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तो जीवन के लिए आवश्यक जो गैस है वो ऑक्सीजन है। ये लगभग प्रकृति में कितनी होती है? ये 21% मानी जाती है। लगभग कितनी होनी जाती है? ये 21%। इसमें नाइट्रोजन देखेंगे ये 78-78% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड ये 0.002 के समथिंग होती है। हाइड्रोजन आप जानते हैं ये H2 होती है। ये भी कुछ अमाउंट में प्रकृति में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का उपयोग होता है? उपयोग की बात हो रही है, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। तो प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटो जो सिंथेसिस होता है, जो फोटोसिंथेसिस होता है, उस फोटोसिंथेसिस में काम में आने वाली जो गैस होती है वो CO2 होती है। CO2 की हेल्प से ही जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो भोजन का निर्माण करते हैं। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि कौन सी गैस उपयोग में आती है, तो आप आंसर बताएंगे CO2। लेकिन जो पौधे हैं वो कौन सी गैस श्वसन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो आप बताएंगे ऑक्सीजन। मनुष्य हो या कोई भी जीवित जीव हो, श्वसन के लिए उसको कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन गैस की।
आपको याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड का तो उपयोग करते हैं फोटोसिंथेसिस में। और हाइड्रोजन आपको याद रखना है सर्वाधिक जो अमाउंट में मतलब जो कैलोरी देती है जलने पर, ऊष्मा उत्पन्न करती है, वो हमारी कौन सी गैस होती है? H2। आपको याद रखना है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सी ग्रंथि शरीर में इंसुलिन का स्रावण करती है। तो इंसुलिन के स्रावण के लिए आपको याद रखना है हमारे शरीर की जो अग्न्याशय ग्रंथि होती है, ये हमारे शरीर की अग्न्याशय ग्रंथि ही इंसुलिन हार्मोन्स के स्रावण के लिए कार्य करती है। इसमें जो बीटा सेल होती हैं, आपको याद रखना है किस सेल के द्वारा होता है? बीटा सेल के द्वारा अग्न्याशय से क्या निकलता है? इंसुलिन हार्मोन। ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड ये पीयूष ग्रंथि होती है। थायराइड ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है इसका स्रावण करती है। और एड्रिनल, इनके बारे में आप जानते ही होंगे। अब देखते हैं द्रव का घनत्व किस यंत्र के द्वारा नापा जाता है। तो द्रव का जो घनत्व है वो हाइड्रोमीटर के द्वारा नापा जाता है। बैरोमीटर के द्वारा वायु दाब नापते हैं। थर्मामीटर होता है, इससे टेम्परेचर नापते हैं। ठीक है, आपको ये पॉइंट याद रखना है। उसके बाद देखते हैं हम अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो अम्लीय वर्षा का जो मुख्य कारण है वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसे SO2 और NO2 ये दो गैसें बोलते हैं। ये दोनों गैसें क्या करती हैं? जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। किसके साथ करती हैं? जल के साथ। और जल के साथ अभिक्रिया करके जो SO2 है ये निर्माण करती है H2SO4, जिसे सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। NO2 जो है वो HNO3 बना देती है। HNO3 इसको नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। ये दोनों ही गैसें अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण होता है। आपको याद रखना है 5.6 से अगर pH डाउन जाता है तो हम इसको अम्लीय वर्षा भी कह देते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखते हैं कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन, इसमें जो Fe आयरन होता है ये प्रेजेंट होता है, आपको याद रखना। प्लाज्मा ये रंगहीन होता है। प्लेटलेट्स जानते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएँ जो होती हैं हमारे शरीर की, ये किसी भी जो रोग हो जाए उसकी सेल से लड़ने के ये काम में आती हैं, याद रखना। ये रोगों से लड़ने के किस में आती हैं? रोगों से लड़ने के ये काम में आती हैं। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन का पता किसने लगाया। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन का पता जो लगाया था वो J.J. थॉमसन ने। इसके लिए ट्रिक आप याद कर सकते हैं। इसके लिए ट्रिक है ईंट पर नाच। क्या ट्रिक है? ईंट पर नाच। तो ई से मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? ठीक है। टा से मतलब क्या है? टा से मतलब है J.J. थॉमसन। किसने की? J.J. थॉमसन। पा का मतलब, पी का मतलब प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज किसने की? इसकी खोज है रदरफोर्ड ने की। और ना का मतलब है आपका न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन जो है उसकी खोज किसने की? चैडविक ने। तो आपको याद रखना है। अब आगे देखते हैं। आगे आपको ये याद रखना है इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो कब की? 1897 में। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है। तो सूर्य के प्रकाश से सभी जानते हैं ये विटामिन डी प्राप्त होती है। इसके बारे में 2 पॉइंट आपको याद रखना है। ये सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाली विटामिन भी है और ये एक हार्मोन्स का भी काम करती है। किसका करती है? ये हार्मोन्स का भी कार्य करती है। विटामिन सी, विटामिन जो सी होता है ये हमारे रोगों से लड़ने के लिए उपयोगी होती है। विटामिन सी और विटामिन ए, ये रोग प्रतिरोधन क्षमता, हमारी जो इम्यूनिटी है, ये इम्यूनिटी को हमारी को बूस्ट करती है। और जो विटामिन ए होती है, विटामिन ए जो वैक्सीनेशन के साथ इस्तेमाल होने वाली विटामिन, प्रश्न आपको याद रखना है वैक्सीनेशन में कौन सी विटामिन का उपयोग कर सकते हैं। तो आप बताएंगे विटामिन जो ए होता है ये वैक्सीनेशन में भी इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है। तो आपको याद रखना है तरल अवस्था में केवल एक ही धातु पाई जाती है, जैसे हम क्या कहते हैं? मरकरी। और मरकरी इसे पारा भी कहते हैं, इसका सिंबल Hg होता है, आपको याद रखना है। आयरन, आयरन इसको Fe, आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe, इसे आयरन, जिसे लोहा कहते हैं। सिल्वर, सिल्वर इसे चांदी है, सिंबल इसका क्या होता है? Ag होता है। सोडियम इसे सभी जानते हैं, ये Na इसका सिंबल होता है।
आपको ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो तरल अवस्था में कौन सी धातु पाई जाएगी? वो सिर्फ मरकरी पाई जाएगी। आवर्त सारणी के जनक कौन है? तो आवर्त सारणी के जो जनक है उन्हें मेंडलीव बोला जाता है। कौन है? डेमिस्ट्री मेंडलीव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आवर्त सारणी की खोज कब की? 1869 में इन्होंने आवर्त सारणी की खोज की थी। हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हमारे शरीर में कितनी होती हैं? हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। अगर मैं पूछना चाहूँ कि हमारे चेहरे में कितने होती हैं, तो हमारे चेहरे में जो हड्डियों की संख्या होती है वो होती है 14। आपको याद रखना है। और हमारे हाथ पैरों में मिलाकर 60 हड्डियां होती हैं। तो ये आपको कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको भी ध्यान रखना है। डायनमो का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो जो डायनमो होता है ये विद्युत उत्पादन के काम में आता है। किसके काम में आता है? विद्युत उत्पादन, ऊष्मा उत्पादन, ध्वनि उत्पादन और यांत्रिक ऊर्जा उत्पादन। देखो, ऊष्मा का जो उत्पादन होता है ये हीटर के द्वारा होता है। हीटर क्या करता है? जो हमारी विद्युत ऊर्जा होती है उसे ऊष्मा में कन्वर्ट कर देता है। किस में बदल देता है? ऊष्मा में। ध्वनि ऊर्जा की बात करें तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में जो बदलने का कार्य होता है वो हमारे जो स्पीकर वगैरह होते हैं, ये स्पीकर में क्या लाइट डालते हैं, उसके बाद वो एक साउंड क्रिएट करता है, ध्वनि ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा में जैसे विद्युत मोटर है, ये यांत्रिक ऊर्जा में उत्पन्न कर देती है ऊर्जा को। अब देखते हैं आगे। मानव शरीर में कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? तो आपको याद रखना है जो विटामिन के होता है ये मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने में ये मदद करता है। विटामिन ए मैंने अभी आपको बताया ही था। विटामिन ए जो होता है ये किसी भी वैक्सीन के साथ वैक्सीनेशन में उपयोग होता है। बी, ये हमारी आंतों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डी, दो प्रकार का विटामिन होता है, एक तो विटामिन होता है और दूसरा किसके में काम आता है? ये दूसरा हमारे जो हार्मोन्स उसके रूप में भी ये काम में आ जाता है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा जो नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और जो इसमें डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है इसमें इसके बाद एक आरएनए पूछते हैं तो उसे राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये आरएनए का नाम है और डीएनए का नाम आपको पता ही है। तो डीएनए का जो डबल हेलिक्स जो मॉडल दिया था वो आपको याद रखना है। वो एक वैज्ञानिक थे, वाटसन और क्रिक। इनके द्वारा क्या डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। इसका जो कार्य होता है वो आनुवंशिक सूचनाओं को संग्रहण करना और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो पहुंचाने का कार्य भी कौन करता है? डीएनए। डीएनए की क्या करती है? डीएनए में जो जीन होते हैं उनके द्वारा ये कार्य किया जाता है। अब हम देखते हैं कि न्यूटन का दूसरा नियम क्या था। तो न्यूटन का दूसरा जो नियम है किससे संबंधित है? तो दूसरा जो नियम है वो हमारा बल और त्वरण से संबंधित है। और जो पहला नियम जानते हैं जड़त्व का नियम कहते हैं। और इसका जो तीसरा नियम है उसे क्रिया प्रतिक्रिया, इसका नियम बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको फॉर्मूला भी याद रखना है इसमें कि F बराबर ma, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। ये न्यूटन के द्वितीय नियम पर आधारित है। एक्शन रिएक्शन का जो नियम है वो न्यूटन के तृतीय नियम यानी थर्ड लॉ पर आधारित है। मछलियों में श्वसन अंग क्या है? तो आप सभी जानते हैं जो मछलियां होती हैं उसमें जो श्वसन अंग होता है वो गिल होता है। क्या होता है? गिल्स होता है। स्किन के द्वारा जो केचुए वगैरह होते हैं वो सांस लेते हैं। फेफड़ों के द्वारा जो मनुष्य होता है वह सांस लेता है। और मूंछ से शायद कोई भी जीव सांस नहीं लेता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चांद पर चलने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये से सभी जानते हैं। नील आर्मस्ट्रांग कौन थे? ऐसे पहले व्यक्ति थे जो चांद पर गए। आपको याद रखना है कौन से मिशन के द्वारा गए। तो उस मिशन का नाम है अपोलो 11 मिशन। और नील आर्मस्ट्रांग कब गए थे? तो आपको डेट भी याद रखना है 1969, 1969। कब गए थे? 1969 को।